वेलकम है दोस्तों संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। एक बार फिर हमारा मिलना हो गया है जी जीएस लेक्चर 8 वीडियो के साथ। जैसे कि हमारी एसएससी की सीरीज चल रही है क्वांट एंड जीएस की, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस लेक्चर 8। हमारी ऑलरेडी 7 वीडियोस हो चुकी हैं, आपने बहुत सारा प्यार दिया। होपफुली आपको बहुत सारा मजा आया होगा 7 वीडियोस में और बहुत सारी नॉलेज गेन करने में हेल्प मिली होगी। इसी तरह 8 वीडियो के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें और हम इसको और बेहतर करते हैं। इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम बहुत जल्दी जुलाई फर्स्ट वीक में हम एसएससी के साथ साथ अभी हमारी जो पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं, जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उसकी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो बहुत जल्दी आपको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस ताकि आपकी कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीरीज का लेक्चर 8। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है जी? ठीक है, ऑप्शन ए इज गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड इज बाल गंगाधर तिलक, थर्ड इज एम.जी. रानाडे एंड फोर्थ इज पी.सी. पाल। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है इसके फाउंडर हैं जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखो, आपको बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली देखने को मिलेगा। डन, नेक्स्ट देखते हैं जी। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया जी। तो एक मॉन्क थे जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया बुद्ध धर्म अपनाने के लिए। उन मॉन्क का नाम क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज विष्णु गुप्ता, सेकंड इज बृहदरथ, थर्ड इज उपा गुप्ता एंड फोर्थ इज वासुमित्रा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी उपा गुप्ता। उपा गुप्ता वॉज द मॉन्क जिसने अशोका को इन्फ्लुएंस किया कि वो बुद्धिज्म अपनाए, बुद्ध धर्म अपनाए। ठीक है जी। और राजस्थान में भबरू रॉक्स हैं जो इस चीज़ का परफेक्ट एविडेंस देती हैं कि अशोका ने बुद्ध रिलीजन अडॉप्ट किया आफ्टर कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर कब हुई जी? कलिंगा वॉर हुई 261 बीसी में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में बहुत। कलिंगा वॉर 261 बीसी में लड़ी गई बिटवीन अशोका एंड कलिंगाज। नेक्स्ट देखते हैं। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट की? ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मायो या विलियम बेंटिक। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है जी, देयर इज सम मिस्टेक। एक्चुअली इसमें कुछ मिस्टेक है। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी को इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है जी, इस ऑप्शन में थोड़ी गलती है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, हम यहाँ पे ऑप्शन ई डाल देते हैं जी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी, ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या थी कि अगर किसी राजा के खुद की संतान नहीं होगी, किसी किंग के खुद का बेटा नहीं होगा और अडॉप्टेड सन होगा, तो उस किंग की डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास। जो अडॉप्टेड सन होगा उसे कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे। सो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके हस्बैंड थे गंगाधर राव। उनके डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जो अडॉप्टेड सन था, रानी लक्ष्मीबाई का क्या था जी? गोद लिया हुआ बेटा था। तो उनकी डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर हो रही थी ब्रिटिशर्स के पास। सिमिलरली नाना साहिब की ब्रिटिशर्स ने पेंशन बंद कर दी क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, इसलिए दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है जी, और ये किसने इंट्रोड्यूस की? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, मेंशन द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। इनमें से कौन सी जगह में गौतम बुद्धा को निर्वाणा की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन देखते हैं। राजगृह, बोध गया, सारनाथ या कपिला वस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी,
बोध गया। कपिलावस्तु इनका जन्म स्थान है जी, और जो इनको एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई बोध गया में। ठीक है, जो इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई उसे बोलते हैं निर्वाणा। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। ठीक है, 49 डेज कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करके, ठीक है जी, 49 डेज मेडिटेशन करके गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई जी। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। रिवर कौन सी थी जी, अगर ऑप्शन में आए आपको पेपर, निरंजना। निरंजना रिवर के बैंक पे और अंडर पीपल ट्री। पीपल ट्री के नीचे निरंजना नदी के किनारे पे 49 डेज मेडिटेशन करके गौतम बुद्धा को निर्वाणा की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, बोध गया में। और बोध गया कहाँ पे है, बिहार में जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाय ह्यूमन। सबसे पहले इनमें से कौन सा सीरियल यूज किया गया जी, ह्यूमन। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं, राई, व्हीट, राइस या बार्ले। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, बार्ले। ठीक है जी, बार्ले वॉज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय ह्यूमन। बार्ले क्या होती है, जौ। ठीक है जी, ये पहला सीरियल था। नियोलिथिक एज में आके ह्यूमन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ठीक है जी, नियोलिथिक एज में आके एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। जो इंडस सिविलाइजेशन की साइट है लोथल, वहाँ पे राइस हस्क मिलता है, उसके सबूत मिलते हैं कि तब एग्रीकल्चर होता था। ठीक है जी, और जो पहला सीरियल हमने यूज किया वो किया बार्ले। डन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में लगाना है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट डांडी मार्च, सेकंड साइमन कमीशन, थर्ड पूना पैक्ट या फोर्थ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है जी, इसको हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू अक्रेंस। जो घटना पहले घटी उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेंगे जी। तो फर्स्ट देखते हैं, डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट। इनमें से सबसे पहले क्या हुआ जी, इनमें से सबसे पहले हुआ साइमन कमीशन। ठीक है जी, ऑप्शन सेकंड साइमन कमीशन। डन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइमन कमीशन। उसके बाद क्या हुआ जी, डांडी मार्च। साइमन कमीशन हुआ 1928 में। ठीक है जी, 1928। साइमन डांडी मार्च 1931। फिर हुआ जी पूना पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट, फिर हुआ 1931 में गांधी इरविन पैक्ट 214 और रेस्ट इज 3। और पूना पैक्ट हुआ 1932 में। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, 2143। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2143 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है जी, पहले क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन, फिर 1930 में डांडी मार्च, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट एंड देन 1932 में पूना पैक्ट। डन जी, सो 2143 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। सन के बाद अर्थ से सबसे नजदीक स्टार कौन सा। ऑप्शन देखते हैं, सीरियस, वेगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। तो दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए इसका, होपफुली आपको इसका आंसर आता होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। इट टेक्स 4.3 लाइट ईयर्स। इसका डिस्टेंस क्या है जी, 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन इन हिल्स स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाय। जो माउंटेन्स के हिल्स पे सॉइल इरोजन होती है, जो सॉइल बह जाती है, उसको कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं जी, ए फॉरेस्ट्रेशन, पेड़ लगा के, सेकंड टेरेस फार्मिंग करके, थर्ड कॉन्टोर प्लोइंग करके, या फोर्थ स्ट्रिप क्रॉपिंग करके। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जी ऑप्शन बी, टेरेस फार्मिंग। जो हम पहाड़ों की स्लॉप्स पे देखते हैं ना, टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है जी, तो टेरेस फार्मिंग करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है जी, सॉइल को बहने से रोका जा सकता है, इरोज होने से रोका जा सकता है। ठीक है जी, विद द टेरेस फार्मिंग। तो उसका करेक्ट आंसर होगा टेरेस फार्मिंग। ठीक है, जिसे स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं जी, स्टेप फार्मिंग। डन, चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इनमें से किसे बोला जाता है जी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट।
ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज या अरावलीज। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इन्हें बोलते हैं जी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स में बहुत थिक वेजिटेशन है, ठीक है, और बहुत तरह की मतलब पूरी बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है जी, और जो गोवा है, गोवा में पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है जी, हमारे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स को और हम क्या बोलते हैं जी, और नाम से जानते हैं, सह्याद्रीज, सह्याद्रीज। ठीक है जी, और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक है अन्नाई मुड़ी। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में, इसको ढंग से स्टार मार्क करके लिखिएगा। ठीक है जी, और जो अब तक वीडियो देख चुका है वो वीडियो को कृपया क्या कीजिए, लाइक कीजिए जी। नेक्स्ट, रिहान डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू। रिहान डैम इनमें से किसको इरिगेशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए गुजरात एंड महाराष्ट्र, सेकंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश एंड बिहार, या फॉर केरला एंड कर्नाटका। रिहान डैम कहाँ पे है जी? रिहान डैम रिहान रिवर पे है इन उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार को, ठीक है, इरिगेशन प्रोवाइड करती है रिहान डैम। ठीक है जी, इसे और क्या बोलते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। अनदर नेम इज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, दैट इज रिहान डैम। नेक्स्ट देखो जी, हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। जो हमारा लैंड सरफेस है, ठीक है, उसका कितना परसेंट एरिया डेजर्ट है जी, मारूथल है? ऑप्शन देखते हैं, 1/10, 1/5, 1/4 या 1/3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 1/3। हमारे अर्थ का अराउंड 33% भूभाग क्या है जी, डेजर्ट है। अराउंड 33% एरिया इज डेजर्ट। ठीक है जी, और सबसे बड़ा डेजर्ट आपको मालूम ही है, सहारा डेजर्ट। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। दिस इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जी गोबी डेजर्ट, और ये ठंडा डेजर्ट है, बहुत कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट मेजर पार्ट है मंगोलिया में, बाकी चाइना में। ठीक है जी, तो गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट है। और ओवरऑल अर्थ का 1/3 पार्ट क्या है? डेजर्ट। और हमारे इंडिया में कौन सा है? थार डेजर्ट। जो राजस्थान में जो डेजर्ट मिलता है दैट इज थार डेजर्ट। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ बिहार इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इनमें से बिहार का कौन सा शहर है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? ठीक है जी, वैसे तो लगता है कि आपको ऑप्शन देख के आंसर पता चल ही गया होगा। ऑप्शन आर दरभंगा, बुरनपुर, बोकारो या भागलपुर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बोकारो। बोकारो सिटी इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन बिहार। ठीक है जी, ऑप्शन सी, बोकारो। नेक्स्ट, द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज आर। इनमें से कौन सी दो फॉर्म्स हैं, दो टाइप्स हैं डेमोक्रेसीज की? तो ऑप्शंस देखते हैं जी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री एंड किंग। तो द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसीज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास डायरेक्टली राइट होता है जी लॉज फॉर्म करने का, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है जी, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम एमएलएज या एमपीज या रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं। ठीक है जी, रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, और पूरा सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इट इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन वॉज कंसर्न्ड विद। सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। सरकारिया कमीशन कब सेटअप हुआ? 1983 में।
ठीक है जी। सरकारी कमीशन वॉज कंसर्न्ड विद, किस चीज़ के साथ लिंक रखता है जी? ऑप्शन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सरकारी कमीशन बिठाया गया जी सेंटर ऑफ स्टेट में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो डील्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सरकारी कमीशन। नेक्स्ट, which innovative discussion process is introduced by Indian Parliament to world parliamentary system? इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जी जिसे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड में, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में? तो ऑप्शन देखते हैं जी, क्वेश्चन आर, जीरो आर, रेजोल्यूशंस या प्रेसिडेंशियल स्पीच। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जीरो आर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आर के इमीडिएट आफ्टर स्टार्ट होता है जीरो आर। जनरली ये 12 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं जीरो आर। ठीक है जी, और जीरो आर में जो भी दिन के इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट के साथ इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने होते हैं वो चीज़ डिस्कस की जाती है ड्यूरिंग जीरो आर। ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक हाउस का एजेंडा फुलफिल नहीं होता। ठीक है जी, इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है, दैट इज जीरो आर। डन। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली? ठीक है जी, जैसे आप लोगों को मालूम ही है, जो दिल्ली है उसको डिज़ाइन किया एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। पहले दोनों साथी थे जब स्टार्ट किया, ठीक है जी, लेकिन बाद में दोनों में डिफरेंसेस आ गए क्योंकि दोनों को एक दूसरे के डिज़ाइन से प्रॉब्लम्स आने लग गई। ठीक है, सो जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दिल्ली में, इट वॉज डिजाइंड बाय हर्बर्ट बेकर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट बेकर। ठीक है जी, बिलोंग्स टू इंग्लैंड, हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप इफ ही इज कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम सेशन 4। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कितने दिन तक अगर एब्सेंट रहते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म की जा सकती है। सो ऑप्शन देखते हैं जी, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, 40 डेज। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी परमिशन के, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 60 डेज कॉन्टीन्यूसली एब्सेंट रहता है तो उसको क्या मान लिया जाता है जी? मतलब उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को इनवैलिड मान लिया जाता है। ठीक है जी, तो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज इट्स सीट। ठीक है जी, 60 डेज तक अगर वो कॉन्टीन्यूसली एब्सेंट रहता है, उसकी सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। The proposal for the creation of new all India services can be considered only। ठीक है जी, अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर्म करनी है तो वो उसके कौन कंसिडर कर सकता है, कौन बना सकता है, कौन देख सकता है जी? ऑप्शन देखते हैं। जैसे हमारी यूपीएससी है, ठीक है, अगर इस तरह की कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, ऑप्शन देखते हैं जी, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स मेक सच डिमांड, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इसकी डिमांड करें। सेकंड, इफ लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, अगर लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास करें। थर्ड, इफ द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, या नॉन ऑफ अबव। उसका करेक्ट आंसर होगा जी दोस्तों ऑप्शन सी, इफ द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो पावर है वो राज्यसभा के हाथ में दी गई है। अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करती है तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच हैज बिकम द लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट में इनमें से कौन सा एक लीगल राइट बना जी? ऑप्शंस देखते हैं, राइट टू एडुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क या राइट टू जुडिशियल रेमेडीज। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था हमारा? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। ठीक है जी, नाउ इट इज़ अ लीगल राइट
अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है जी, बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। नेक्स्ट, हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को कौन एड्रेस करता है, कौन प्रिजाइड करता है? ऑप्शन देखते हैं जी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, दोनों हाउसेस की स्पेशल मीटिंग को जो बुलाने की पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल और summon the joint sitting of both houses of parliament under article 108। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट के पास है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने की पावर, ठीक है, कॉल करने की, लेकिन इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको एड्रेस कौन करते हैं जी? लोकसभा के स्पीकर, और हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ठीक है जी, विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? इनमें से इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेइंग सेक्टर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है जी, बहुत सारी सब्सिडीज हैं वैसे ही। सेकंड इज बैंकिंग सेक्टर, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, या फोर्थ इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है जी, दिस इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। डन। When there is an official change in the exchange rate of domestic currency, then it is called। ठीक है जी, तो इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज एप्रिसिएशन, सेकंड डिवैल्यूएशन, फोर्थ रिवैल्यूएशन, या थर्ड रिवैल्यूएशन, या फोर्थ डिफ्लेशन। का करेक्ट आंसर है जी रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, हम एक बेस लाइन रख के, जैसे वेजीज हैं, जो प्राइसेस हैं, उसको बेस लाइन रख के जब करेंसी की मतलब जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, ठीक है जी, उसको जो रीवैल्यू करते हैं, ठीक है जी, उसे बोलते हैं ऑफिशियल चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। ब्रेन ड्रेन हैज बीन कॉज्ड बाय। ठीक है जी, ब्रेन ड्रेन होता क्या है पहले आपको बताते हैं जी। ब्रेन ड्रेन होता है, देखो, ड्रेन जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब हमारे देश का पैसा किसी दूसरी कंट्री में जाता है, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ऐसे ही जब हमारे कंट्री के इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी हैं, ठीक है जी, जो इंटेलिजेंट पर्सनस हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, या किसी भी फील्ड में इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब वो दूसरी कंट्रीज में जाके अपनी सर्विसेज देते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं, फेलियर टू रिकॉग्नाइज टैलेंट इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री, सेकंड द lure ऑफ हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, फेलियर टू रिकॉग्नाइज टैलेंट इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री। ठीक है जी, हम भारत के एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं, इंजीनियर ऐसे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम उनके टैलेंट को इंडिया में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, जो उनका ड्यू बनता है इंडिया में, हम उनको वो नहीं दे पाए, इसलिए वो इंडिया से बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इससे हमने अपने बुद्धिजीवी, ठीक है, जिनके कारण इंडिया में हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होनी थी, हम उन लोगों को खो चुके हैं और वो दूसरी धरती पे जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इनमें से कौन सा एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है? सिंगल फर्म, नहीं जी, ये मोनोपोली का फीचर है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स, या नॉन ऑफ दिस? तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जब बहुत सारे जने बेचने वाले हैं, बहुत सारे जने खरीदने वाले हैं, ठीक है जी, सिमिलर चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है किसी के पास, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं सेल कर रहे, लेकिन सिमिलर सर्विसेज या सिमिलर तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, सलून है, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है जी, ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। नेक्स्ट,
वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इनमें से चेन्नई, शिमला, न्यू दिल्ली एंड बठिंडा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, शिमला। ठीक है जी। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वैसे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में 2 जगह पे है, शिमला एंड पटना। ठीक है जी, उसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन शिमला, अदरवाइज 2 प्लेसेस पे शिमला एंड पटना। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्ड? ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी यूएस विजिट पे गए हुए थे। ठीक है जी, और उन्होंने यूएस में इनमें से कौन सी अकॉर्ड पे साइन किए हैं? ऑप्शन देखते हैं, चटको, CEPA, आर्टिमिस या लेमोआ। लेमोआ के हम वैसे हम इन सभी के ही ऑलरेडी मेंबर्स हैं, हमने साइन की हुई है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो अभी साइन हुआ रिसेंटली, दैट इज आर्टिमिस। आर्टिमिस अकॉर्ड हैज़ बिन साइंड बाय इंडिया। आर्टिमिस अकॉर्ड है क्या चीज़? जो ना, और इंडिया आर्टिमिस अकॉर्ड का 27th मेंबर है। इंडिया इज 27th मेंबर ऑफ आर्टिमिस अकॉर्ड। नासा का जो मून मिशन है, जिसमें मून्स को ह्यूमंस को मून के ऊपर दोबारा लेके जाना, ठीक है जी, नासा का मून मिशन है, दैट इज आर्टिमिस मिशन। ठीक है जी, तो आर्टिमिस मिशन में बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी हैं, 26 कंट्री पहले थी और हम 27th कंट्री ऐड हुए हैं आर्टिमिस मिशन में, और इसके तहत ठीक है नासा के थ्रू हम भी मून मिशन में ऐड होंगे, और जो रिसर्च चलती है मून के सरफेस पे, या जो ह्यूमंस को मून पे भेजने का प्रोजेक्ट है, इंडिया भी इसमें शामिल होगा जी। ठीक है, और नासा वैसे भी अगले साल 2024 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को, मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। ठीक है जी, और रिसेंटली हमने क्या साइन किया? आर्टेमिस अकॉर्ड। 2025 में हमारा गगनयान मिशन जाने वाला, तो उससे पहले हम एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होके आएंगे अंडर नासा। ठीक है जी। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विद? ये जो दो टर्म्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, किस चीज़ के साथ लिंक रखते हैं? जो ऑप्शन देखते हैं, एड्स, किडनी माल फंक्शनिंग, डायबिटीज़ या कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, डायबिटीज़। ठीक है जी। हाइपरग्लाइसीमिया व्हेन देयर इज, चलो पहले हम हाइपर लिखते हैं जी। हाइपर क्या होता है? व्हेन देयर इज लैक ऑफ फ्लो ऑफ इंसुलिन। जब पेनक्रियाज कम इंसुलिन जनरेट करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है जी? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है जी, जब इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस इंक्रीज हो जाता है, पेनक्रियास जब ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाएं, तब जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारी आइज़ के लिए कंपैरेटिवली हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है जी, जब ब्लड शुगर लेवल लो होती है दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, जब ब्लड शुगर लेवल हाई होती है दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है जी, इट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि लोकताक लेक में सिचुएटेड है, वो कहाँ पे है जी? असम, मेघालय, ओडिशा या मणिपुर? उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मणिपुर, लोकताक लेक। ठीक है जी, लोकताक लेक कहाँ पे? मणिपुर में। और जो इकलौता केबुल लामचो, इस नेशनल पार्क का नाम क्या है जी? केबुल लामचो, केबुल लामचो नेशनल पार्क। ठीक है, मणिपुर जल रहा है, हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि मणिपुर के हालात जल्दी से जल्दी नॉर्मल हों, वहाँ पे भी खुशहाली आए जैसे हमारी बाकी स्टेट्स में है। इस टाइम मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हैं, मणिपुर में आगजनी हो रही है। ठीक है जी, तो 2 कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, भगवान करे वो जल्दी से जल्दी सेटल आउट हो सकें और मणिपुर में दोबारा खुशहाली और शांति लौटे। ठीक है जी, यही हमारी भगवान से दुआ है।
तो मणिपुर में लोकताक लेक है, लोकताक लेक में केबुल लामजो नेशनल पार्क है विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया जी इसके साथ ही, द ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है जी? डल लेक श्रीनगर। ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है जी? ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड, ये कहाँ पे है जी? डल लेक श्रीनगर। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सिचुएटेड? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर इसमें से कहाँ पे है जी? ऑप्शंस देखते हैं। वेना ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स बेल्जियम, एडिस अबाबा इथोपिया या न्यूयॉर्क USA। का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, वेना ऑस्ट्रिया। ठीक है जी। IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वीना ऑस्ट्रिया में, एंड वीना इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा बढ़िया लिवेबल सिटी बनी है वर्ल्ड में, कौन सी? वीना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, चलीकट्टू इज द फेमस फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? चलीकट्टू एक फेमस फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? चलीकट्टू में बफलो रेस होती है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जलीकट्टू को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद इस कंट्री की स्टेट असेंबली ने स्टेट असेंबली में बिल पास करके, ठीक है जी, जलीकट्टू को दोबारा लीगलाइज कर दिया। ठीक है जी। बुल रेस होती है जलीकट्टू में। तो दिस फेस्टिवल बिलोंग्स टू, ऑप्शन देखते हैं, होपफुली अब तक आपको समझ आ ही गया होगा, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है जी, तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है जलीकट्टू फेस्टिवल। तमिलनाडु के CM कौन है जी? MK स्टैलिन। नेक्स्ट, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? उसका करेक्ट आंसर है जी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी। कनकेव लेंस में अंदर से राउंड बना होता है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं जी कनकेव लेंस। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं जी। ठीक है, विनेगर का जो केमिकल नेम है, विनेगर को दूसरे जो केमिकल नेम से जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं जी? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या पायरुविक एसिड? उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड? इनमें से कौन से प्रोसेस के साथ एनर्जी रिलीज की जाती है जी? ऑप्शन ए इज रेस्पिरेशन, सेकंड फोटोसिंथेसिस, थर्ड इंजेशन या फोर्थ एब्जॉर्प्शन? उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेस्पिरेशन। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, और गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, दैट इज तो उसमें क्या होती है जी? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो जब एयर में जाके टूटती है, ठीक है जी, तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में वी लूज एनर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ? जी, बीटी सीड्स किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं? बीटी सीड्स हाइब्रिड सीड्स हैं। ठीक है जी, जिन्हें कुछ खास तरह के पेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है जी, डेवलप किया गया। ठीक है, आपको पेस्ट का नेम बताता हूँ जी, बॉल वॉर्म। ठीक है, बॉल वॉर्म, बॉल वॉर्म एक पेस्ट था जो एक सीड को या एक फसल को ख़त्म कर देते थे, बहुत नुकसान करते थे। ठीक है जी, तो एक बीटी, ठीक है, हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, जिससे मतलब इस जो ये जो फसल है, ठीक है जी, इस फसल को आर्टिफिशियली पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो ये बीटी सीड्स कौन सी फसल के लिए, कौन सी क्रॉप के लिए बनाए गए? ऑप्शन फर्स्ट इज राइस, वीट,
कॉटन या ऑयल सीड्स? तो बहुत फेमस है जी बीटी कॉटन। जो बॉल वॉर्म डिजीज होती, जो बॉल वॉर्म्स होते थे जो कॉटन की पूरी खेती को नष्ट कर देते थे, बर्बाद कर देते थे, उसके लिए हाइब्रिड सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, बीटी सीड्स, जिन्हें इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं थी। ये खुद एंटीबॉडीज बनाते थे, किस चीज़ के लिए? बॉल वॉर्म्स के लिए। ठीक है जी, बीटी सीड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर, ये मेड फॉर कॉटन। द एलिमेंट यूज फॉर वल्केनाइज्ड या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रबर की वल्केनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? वल्केनाइजेशन होता क्या है जी? ठीक है, जो हमारी नेचुरल रबड़ होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है, इलास्टिक नहीं होती, थिन होती है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें। तो वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे रबड़ को स्ट्रेंथ दी जाती है, उससे इलास्टिसिटी इंक्रीज की जाती है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो वल्केनाइजेशन में रबड़ को हीट किया जाता है, किस चीज़ के साथ जी? ऑप्शन देखते हैं, सोडियम, पोटाशियम, सल्फर या सिलिकॉन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सल्फर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ प्रोसेस है जिसमें रबड़ को सल्फर के साथ हीट किया जाता है टू मेक इट इलास्टिक। ठीक है जी, नेक्स्ट। यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विद? यूट्रोफिकेशन क्या होती है जी? जब सी में, रिवर में या पानी में जब ओवर वेजिटेशन हो जाती है। ठीक है जी, जब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स या वेजिटेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये किस चीज़ के कारण होती है जी? का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है जी, सी में या रिवर में या लेक में नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स के कारण जब बहुत एक्सेस प्लांट्स या वेजिटेशन हो जाती है, ठीक है जी, प्लांट्स उग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज? इनमें से सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल इज अ इनकम्प्लीट सेल, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन जो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होते, जैसे लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये चीज़ नहीं होती। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? जो ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोसाइटिस्ट या क्लोरेला। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं जी? दीज आर द इनकम्प्लीट सेल्स। डन, नेक्स्ट। The gas produced in marshy lands due to decomposition of vegetation is? जो marshy lands हैं, जब vegetation decompose होती है तो उसके कारण जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक जी, उससे हम, वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। का करेक्ट आंसर है दोस्तों मीथेन। ठीक है जी, हमारे जो पैडी फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जिस टाइम पैडी सो की जाती है, पैडी फील्ड्स में से मीथेन होती है, हमारे मार्शी लैंड में से मीथेन गैस, जब वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन होती है, मीथेन गैस जनरेट होती है। रिसेंटली इंडिया गिफ्टेड अ मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू विच कंट्री? रिसेंटली भारत ने किस देश को एक मिसाइल कॉर्वेट, एक मिसाइल शिप गिफ्ट की है, दैट इज INS किरपान। तो ऑप्शन देखते हैं जी, फिलीपींस, श्रीलंका, मालदीव्स और वियतनाम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, वियतनाम। वियतनाम हमारा मित्र देश है, ठीक है जी, और चाइना की तरह, हमारी तरह इसकी भी चाइना से कुछ खास बनती नहीं है। तो वियतनाम को हमने एक मिसाइल कॉर्वेट गिफ्ट की है और हमारी ऑलरेडी वियतनाम के साथ बात चल रही है जी, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसको सेल करने की। वियतनाम हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है और 3 to 5 बैटरीज खरीदना चाहता है। अभी हमारी जो ये डील है वो एडवांस स्टेजेस में, होपफुली ये डील डन हो जाए तो वियतनाम सेकंड कंट्री बन जाएगी आफ्टर फिलीपींस, जिससे हम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सेल करेंगे। और वियतनाम, फिलीपींस दोनों ही हमारे मित्र देश हैं और दोनों की चाइना से नहीं बनती। ठीक है जी, तो वियतनाम को हमने गिफ्ट किया INS किरपान। दोस्तों ये थे हमारे लेक्चर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में डाल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं, जिनकी न्यू क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं
जिनकी नेक्स्ट एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाता है कि जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो कैसा है, वो पूछना क्या चाहता है आपसे या किस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इससे आप एक बेटर आइडिया लगा सकते हो कि हमारे एग्जामिनर क्या सोच रहा है और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है जी, वो क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी तैयारी में। ठीक है जी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत जल्दी हमारी जुलाई फर्स्ट वीक में जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी, जैसे क्लरिकल एग्ज़ाम है, जो बाकी एग्ज़ाम्स है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसके लिए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के लेक्चर्स की वीडियो आपके पास बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। और ये ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें आपका पूरा एग्ज़ाम कवर होगा। और जो स्टूडेंट ये वीडियोस प्रॉपर फॉलो करेगा, कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बहुत शानदार वीडियोस लेके आते रहें। तो मिलते